Hello everyone. Today we will continue with the chapter the ecosystem. Okay? Previously हमने जितना भी डिस्कशन किया था आज हम उसके फर्दर का एक्सप्लेनेशन करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वंस अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ. आई होप कि आप लोगों ने अपने नोट्स पढ़ रखे होंगे क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करने वाले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स गोना बी फॉर श्योर कि आपके एग्ज़ाम में आएगा. सो आपने नोट्स पढ़ लिए हैं तो अभी आपके लिए इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि जो भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ अभी वो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं. ओके जब हमें टर्म्स थोड़े थोड़े पता होते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेटरली समझ पाते हैं. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन. आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो अब अभी हम लोग इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं. इकोसिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है टू अंडरस्टैंड. बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इकोसिस्टम का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. ओके तो इससे पहले कि हम लोग बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट इकोसिस्टम का ये फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है. बहुत ईजिली हम लोग अपने घर का एक एग्जाम्पल लेते हैं. टेक अ एग्जाम्पल ऑफ योर ओन हाउस. जब तुम अपने घर को देखते हो तो तुम्हें तुम्हारे घर में क्या दिखते हो? तुम्हारा घर कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स से फॉर्म हुआ है. मतलब हमारे घर में जो हमारा पूरा घर है उसमें कुछ जानदार चीज़ और कुछ बेजान चीज़ें मिलकर हमारा पूरा घर बन जाता है. ठीक है, मतलब घर बन जाता है, ईंटा पत्थर वो सब नहीं. मतलब कि जो चीज़ तुम अपने घर के चारों तरफ देखोगे तो कुछ तुम्हें लिविंग थिंग्स दिखती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दिखती है. राइट, जैसे फर्नीचर है, बुक्स है, बेड है, किचन यूटेंसिल्स, ये सारे क्या नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं बट वेरी यूजफुल फॉर आवर सर्वाइवल. बट नेक्स्टली जब तुम लिविंग थिंग्स के फैक्टर में आते हो तो फर्स्टली एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स से जो हम घर में रहते हैं, सेकेंडली प्लांट्स हैं, बहुत के घर में एनिमल्स होते हैं. ओके ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है. तो इसी तरह हम लोग अपने इकोसिस्टम को भी समझते हैं. ये जो अभी मैंने टर्म आप लोगों को बताया कि अपने घर के अंदर देखिए कि आपका घर किस चीज़ से फॉर्म, आपके घर में क्या क्या चीज़ है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो सब हमारे घर में होती है. इसी तरह अगर बस इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को आपको उठा के इकोसिस्टम के डेफिनेशन में पुट करना है. इकोसिस्टम क्या? इकोसिस्टम भी एक ऐसा घर है, ठीक है, एक ऐसा हाउस समझ लीजिए जो कुछ जानदार और कुछ बेजान चीज़ों के इंटरैक्शन से बनता है. इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है या एक ऐसा ग्रुप है जो कि कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जब साथ में इंटरैक्ट आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में काम करते हैं तो एक नई कम्युनिटी फॉर्म होती है जो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है. ओके इतना आप लोग समझ गए. तो इसके बाद एक अच्छी बात ये हमें ये समझ आई कि पहली बात तो ये कि इकोसिस्टम में कौन कौन सी दो चीज़ें जो कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट होती है. दैट फर्स्ट इज लिविंग कॉम्पोनेंट एंड द सेकेंड इज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट. when they both interact with each other, they work together, another system form, that is our ecosystem. ओके ये आपका नॉर्मल डेफिनेशन था. लेकिन हाँ, हर जगह का, हर इंसान का, हर प्लेस का, हर एक कम्युनिटी का, हर एक ग्रुप का अलग अलग इकोसिस्टम होता है. इसको भी आप अपने होम नॉर्मली अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकते हो. आपके घर का पूरा फर्निशिंग, आपके घर का लुक, आपके घर का सराउंडिंग सब कुछ अलग है. राइट, आपके बगल वाले के घर का अलग है, उसके बगल वाले का घर का अलग है. सबके घर का अलग अलग इकोसिस्टम है. एक जैसा इकोसिस्टम हमारे नेबर में कहीं नहीं है कि आपका घर भी जैसा है बगल वाले का घर भी वैसा ही है, ऐसा होता नहीं है ना. तो इसी तरह इकोसिस्टम भी अलग अलग जगह का, अलग अलग पर्सनलाइज प्लेस का अलग अलग इकोसिस्टम होता है. ओके सो मूविंग ऑन टू द बेसिक डेफिनेशन, मीन्स जो आप लोगों का फुल बेसिक डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकते हो वो क्या है इकोसिस्टम का. इकोसिस्टम इज दैट कम्युनिटी, इज द कम्युनिटी और ग्रुप. कम्युनिटी मतलब बच्चों एक से ज़्यादा ग्रुप जब कहीं पे कंबाइंड होता है हम उसे कम्युनिटी कहते हैं, और ग्रुप मतलब जब एक से ज़्यादा लोग कहीं कंबाइंड होते हैं हम उसे ग्रुप कहते हैं. तो इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी और अ ग्रुप, ठीक है, दैट इज फॉर्म विद द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स दैट लिव इन, जो रहते हैं, एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, जो एक जगह पर रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं हमारा सिस्टम जो फॉर्म होता है उससे, दैट इज कॉल्ड आवर इकोसिस्टम. ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये लोग दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते, मतलब ये लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर फुल्ली इंटरडिपेंडेंट होते हैं. अगर कोई एक भी कंपोनेंट लैप्स कर जाए या कोई भी एक कंपोनेंट्स मिसिंग हो जाए तो दूसरा भी मिसिंग हो जाता है और हमारा पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है. ओके अगर लिविंग थिंग का कोई कंपोनेंट अगर इम्बैलेंस है या फिर लाइज है उसमें वो चीज़ मिसिंग है तो नॉन लिविंग में भी वो मिसिंग होगा, क्योंकि ये लोग दोनों आपस में क्या करें बच्चों, इंटरैक्ट करते हैं.
और फिर हमारा इकोसिस्टम भी क्या होगा, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ट्रॉपिक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम कैसा होगा। ट्रॉपिक फॉरेस्ट, अगर हम लोग फॉरेस्ट का डिस्कशन, अगर हम फॉरेस्ट के बारे में सोचते हमारे दिमाग में क्या था, लिविंग, जानदार चीज़ें। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट वी सी अराउंड इज जस्ट, वो सारी लिविंग होती है। तो फॉरेस्ट इज अ इकोसिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो। क्यों? क्योंकि व्हाट वी सी इन द ट्रॉपिक फॉरेस्ट में हमें क्या क्या दिखता है, प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दे ऑल आर फाउंड इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दे ऑल आर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। ठीक है, वो लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मतलब हर बार एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। वो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं वहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ट्रीज, प्लांट्स। अब जैसे मान के चलो कि अगर वहाँ पर इंसेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो बहुत सारा जो प्लांटेशन है ना, प्लांटेशन की फर्टिलिटी, ग्रोइंग, ये सब किस पर डिपेंड करता है, द काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड इन द सोइल, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्लांट्स का ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो सकता है, प्लांट्स मर जाए, हो सकता है उसकी ग्रोथ कम हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट मिल रहे हैं उस इकोसिस्टम को फॉर्म करने के लिए। अगर कोई भी एक वहाँ पर कंपोनेंट मिसिंग हो जाता है तो वो इकोसिस्टम वहाँ का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरैक्ट, उन लोग सब आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। बट वहाँ पर एक और चीज़ है, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर बट दे आर अफेक्टेड बाई सम कॉम्पोनेंट्स। अब हम लोग जब भी बात कर रहे थे लिविंग के बारे में बात कर रहे थे कि वो इंटरैक्ट करते हैं, बट वो किसी चीज़ से प्रभावित भी होते हैं, मतलब इफेक्ट भी होते हैं, हो सकता है वो नुकसान में हो। तो वो क्या हो सकती है, अब तक हम लोग लिविंग्स के बारे में बात करते हैं, जिससे वो अफेक्ट होंगे, वो क्या होगी, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स मतलब अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, फिजिकल या केमिकल हम लोग ले सकते हैं। तो एक एनवायरनमेंट या एक फॉरेस्ट, फिजिकल में कौन दो चीज़ से कॉम्पोनेंट्स होगी जिससे इफेक्ट होगा, सन एंड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट होगी या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो उससे एक फॉरेस्ट, ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इतना हम सब बेसिक नॉलेज है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब जब हम अपने फिजिकल कंपोनेंट के बारे में बात करें, जब हम केमिकल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, जिससे वो लोग इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या तुम्हें लगता है प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसा लिविंग कंपोनेंट, कोई भी ऐसा लिविंग कंपोनेंट हमेशा उसे सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ना हो तो वो क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लांट से तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनिमल से तो मर जाएंगे, इंसेक्ट से तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पर रिड्यूस, वहीं पे जब पानी या मिट्टी के अंदर ही क्या हो जाएगा, मर जाता है। तो इससे क्या होगा, वहाँ की फर्टिलिटी, वहाँ का एक दूसरे से वो लोग इस तरह से रिलेट है, अगर कोई एक भी मर जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो लिविंग है, लेकिन वो इफेक्ट भी हो रहा है किससे, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से। और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हमने किया, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में क्या था, सन एंड टेम्परेचर से हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट, और एक और है केमिकल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाए वहाँ पर। ठीक है, तो इसका यही मतलब हमें समझ आता है ऑल एंड ऑल कि ये सारी चीज़ें, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, जो मिलकर के हमारे इकोसिस्टम को फॉर्म करती, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, दे फुल्ली डिपेंडेंट विद मतलब ऑन ईच अदर। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली इकोसिस्टम के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, नहीं। वो सब एक दूसरे से, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दे ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, तभी एक सिस्टम, एक कम्युनिटी फॉर्म होती है। ओके, ये था हमारा इकोसिस्टम का डेफिनेशन। आई होप कि आप लोगों को ये इतना तो समझ आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो पूरा इकोसिस्टम हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक डिस्कस हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे हमने नेचुरल एनवायरनमेंट किया वैसे हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन एनवायरनमेंट किससे बनता है, फर्स्टली जब बहुत पहले की हम लोग बात करें, सबसे पहले ह्यूमन का नेचर होता है ह्यूमन इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद को चेंज कर सकें। राइट, हम क्या करते हैं, अगर हम बहुत अर्ली एज में भी चले जाएं
तो उस टाइम पे भी वहाँ के लोग क्या करते थे, इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करते थे और उस हिसाब से उस इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते थे और उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उस चीज़ को कहीं ना कहीं से गेन करते, बनाते, कुछ भी करते, बट अपने सर्वाइवल को वो लोग कंटिन्यू करते थे, राइट। तो सबसे पहले ह्यूमन इन्वायरमेंट में हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो ह्यूमन्स हैं वो इन्वायरमेंट से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो उन्हें चाहिए होता है उस हिसाब से वो इन्वायरमेंट को अल्टर करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जाने ह्यूमन इन्वायरमेंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है पहले, बहुत पहले अर्ली ह्यूमन्स, जो हमसे पहले जो ह्यूमन्स थे वो क्या करते थे। अर्ली ह्यूमन्स ऑब्वियसली अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो वो उसे क्या करते थे, नेचुरली ही फॉर्म करते थे। ह्यूमन इन्वायरमेंट्स एक्सेप्ट देयर सराउंडिंग एज नेचुरल सराउंडिंग। जो ह्यूमन्स थे पहले, जितने अर्ली ह्यूमन्स थे, वो कोई इन्वेंशन या डेवलपमेंट नहीं करते थे। वो जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे, उन्हें वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसे नेचुरली डेवलप करते थे अपने यूज़ के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें पहले का कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, तो ह्यूमन उस टाइम पे क्या करते थे, अर्ली ह्यूमन्स, गाड़ी तो नहीं थी, उन्होंने लैम्बोर्गिनी तो क्रिएट नहीं की, उन्होंने वहाँ पर बुलेट तो नहीं आई थी एक सामान को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, नहीं। वहाँ पर वो लोगों ने सीखा कि पेड़ में लकड़ियाँ होती, लकड़ी हमारे इस्तेमाल आ सकती, तो उन्होंने वुड्स को यूटिलिटी अपने हिसाब से उसको क्या किया, चेंज किया और एक कार्ट बनाया, उस पर वो लोग एक जगह पे सामान दूसरी जगह पे ले जाते थे। तो ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक्सटिंक्ट है कि हम अपने आप को चेंज करते, वी ह्यूमन्स हम अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज ह्यूमन्स जैसे जैसे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हम नई नई चीज़ें सीखते गए, है ना। पहले के ह्यूमन्स कपड़े पहनने की जगह पत्ते वगैरह ये सब पहनते थे, पहले के ह्यूमन्स में यही मेंटालिटी थी, वो लोग यही सारी चीज़ें पहनते थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्लोथिंग क्या होती है, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा। तो अभी जब आगे ह्यूमन्स बढ़ते चले गए, जब उन्हें धीरे धीरे सीखना शुरू किया तो वो लोग क्लोथिंग कपड़े पहनने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्हें जब पता चला कि अच्छा पत्थर से भी, रगड़ने से नहीं और भी तरह से फायर हो सकती, तो चूल्हा बनने लगा, फिर उसके बाद वो चेंज होकर गैस स्टोव हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसे जैसे ह्यूमन्स ग्रो करते गए, उनके नीड्स बढ़ते गए, वो डेवलप होते गए, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे अब उन लोगों के लाइफ में अर्निंग के लिए क्या गया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो लोग कैटलिंग करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे, उसको अपने ज़रूरत के लिए यूज़ करने लगे, ठीक है। और उससे इसके क्या करते थे, अपनी एक सेटल्ड लाइफ वो लोग जीते थे। अब इसके बाद एक और डेवलपमेंट है, जो अभी हम लोग जिस डेवलपमेंट में, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, तुम्हारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगी, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन होने लगा, जब टेक्नोलॉजी एक्सीड करने लगी, तो ह्यूमंस क्या सीखने लगे कि हम इसमें भी आगे बढ़ सकते। धीरे धीरे उन्हें पता चला अच्छा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार्ट की ज़रूरत नहीं है, गाय बैल की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे हम अर्न कर लेते हैं, हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब अब हर चीज़ के लिए मशीनें बनने लगी, वर्कर्स एम्प्लॉय होने लगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज कम होने लगी, घर पे वाला काम ख़त्म होने लगा। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मतलब कह सकते हैं हर इंसान अब हर चीज़ के लिए मतलब उसे पता होता है कि वो क्या है, उसके लिए पहले से उसे पता है, वो उस चीज़ को नोटिस कर सकता है, वो चीज़ को पढ़ सकता है और उसे उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन गेन करके यूज़ कर सकता है। टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारे कम्युनिकेशन को इतना इजी कर दिया कि हम अक्रॉस द वर्ल्ड किसी से भी बात कर सकते, किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या थोड़े से जगह पर राजा महाराजा अपने किसी गुलाम को भेजते थे, अच्छा उनके पास मेरे मैसेज को डिलीवर करो जा करके, उसके बाद कबूतर, उसके बाद टेलीग्राम, पोस्ट। लेकिन अब क्या, मोबाइल फोन्स, वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन्स, हम बस एक कॉल या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और हमें पता चल जाता है अच्छा अगले को क्या कहना है और उसे क्या बोलना है। सी दिस इज हाउ द ह्यूमन्स आर डेवलपिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अर्ली स्टेज से लेकर के टिल नाउ ह्यूमन्स ने कैसे डेवलप किया। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन। ये सारे ही पॉइंट्स थे जो आप लोगों को जानने थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट और फिर इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ नॉट
देन अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पर जा कर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसके आंसर्स दे दूँगी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे थोड़े क्वेश्चन आंसर्स के सेशन चलेंगे। आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग डील करने वाले एग्जाम में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टडी हार्ड। थैंक यू।